गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही सरवरी के मायके आने की खबर ने पूरे घर में हलचल मचा दी थी। शहर के पुराने लेकिन खुशहाल घर में त्रिलोचन और उनकी पत्नी यशोधरा रहते थे। साथ में उनका बेटा विराज और बहू बिहानी भी रहते थे। सरवरी शादी के बाद पास के शहर में रहती थी और हर साल गर्मियों में कुछ दिनों के लिए मायके आना उसका पुराना नियम था। लेकिन इस बार यशोधरा सुबह से ही बेटी के कमरे की सफाई करवाने में लगी थी। उन्होंने बिहानी से कहा, बहू, सरवरी को गर्मी बहुत लगती है। उसके कमरे में ठंडे पानी की बोतल और पंखे की अच्छी व्यवस्था कर देना। वह आएगी तो कुछ दिनों तक घर में खूब चहल पहल रहेगी। बिहानी मुस्कुराकर बोली, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। दीदी को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। बाहर से देखने पर सब सामान्य था, लेकिन बिहानी के मन में पिछले कुछ दिनों से एक बात खटक रही थी। सरवरी ने फोन पर माँ से तो कई बार बात की थी, मगर बिहानी से बात करते हुए हर बार उसकी आवाज में एक अजीब सी झिझक महसूस होती थी। दोपहर बाद सरवरी अपने पति अद्वय और बेटी कियारा के साथ मायके पहुंची। यशोधरा बेटी को देखते ही भावुक हो गई और उसे गले लगाकर बोली, मेरी बच्ची, इस बार जल्दी मत जाना। तेरे बिना घर सूना लगता है। सरवरी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों के नीचे थकान साफ दिखाई दे रही थी। विहानी ने आगे बढ़कर उसका सामान लिया और कहा, दीदी, आप सफर से थक गई होंगी, पहले आराम कर लीजिए। सरवरी ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, भाभी, तुम हमेशा की तरह मेरी चिंता पहले कर लेती हो। मगर इतना कहते ही उसने नजरें फेर ली। विहानी ने गौर किया कि सरवरी के हाथ में एक पुराना कपड़े का बैग था, जिसे वह बाकी सामान से अलग करके अपने कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर लिया। शाम को सब लोग साथ बैठे थे। त्रिलोचन ने बेटी से उसके घर परिवार का हाल चाल पूछा तो सरवरी ने सामान्य बातें की, मगर वह विराज से पूछा, दीदी, इस बार कितने दिन रुकने का इरादा है? तो सरवरी कुछ क्षण तक चुप रही और बोली, अभी तय नहीं किया। विराज ने हंसते हुए कहा, अरे छुट्टियां है तो आराम से रहो। तभी अद्वय से बात बदलते हुए कहा, सरवरी ने कहा था कि उसे यहाँ एक जरूरी काम भी करना है। यह सुनकर यशोधरा ने तुरंत बेटी की तरफ देखा। कैसा काम? उन्होंने पूछा। सरवरी ने जवाब देने के बजाय पानी का गिलास उठा लिया और बोली, माँ, अभी रहने दो, सही समय आने पर सब बता दूंगी। कमरे में कुछ पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। रात को विहानी रसोई समेट रही थी। तभी उसने देखा कि सरवरी अकेली आंगन में बैठी है और पुराने नीम के पेड़ को देख रही है। विहानी उसके पास जाकर बैठ गई। उसने धीरे से पूछा, दीदी, आप परेशान हैं? सरवरी ने तुरंत कहा, नहीं तो। विहानी मुस्कुराई, आप मुझे बहू समझकर बात छिपा सकती हैं, लेकिन मैं आपकी बेटी की तरह देखकर पूछ रही हूँ। सरवरी की आंखें भर आई। उसने कुछ कहना चाहा, फिर खुद को रोक लिया और बोली, भाभी, कभी कभी इंसान अपने ही घर में किसी बात को कहने से डरता है,
विहानी ने उसका हाथ थामकर कहा, जिस बात को कहने में डर लगे उसे अकेले सहना भी मुश्किल होता है। सरवरी ने उसकी ओर देखा, लेकिन फिर अचानक हाथ छुड़ाकर अपने कमरे की तरफ चली गई। विहानी देर तक वहीं बैठी रही। उसे महसूस हो चुका था कि सरवरी के मायके आने के पीछे कोई साधारण वजह नहीं थी, मगर उसने किसी से सवाल नहीं किया। अगले दिन सुबह उसने एक अलग ही तरीका अपनाने का फैसला किया। उसने जानबूझकर घर के पुराने कागज, जमीन के रसीदें और बैंक से जुड़े कुछ दस्तावेज एक मेज पर रख दिए और फिर सरवरी के सामने बोली, दीदी, पिताजी ने कहा है कि घर के पुराने कागज व्यवस्थित करने हैं। आप भी देख लीजिए, कहीं आपका कोई जरूरी कागज इसमें हो तो अलग कर लीजिए। सरवरी ने जैसे ही कागजों पर नजर डाली, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने घबराकर पूछा, भाभी, आपको इन कागजों के बारे में किसने बताया? विहानी ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, किसी ने नहीं बताया दीदी। मैंने बस इतना सोचा है कि अगर आप किसी वजह से परेशान होकर मायके आई हैं, तो शायद आपके डर का जवाब इन्हीं कागजों में छिपा हो। सरवरी कुछ पल तक विहानी को देखती रही। फिर उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और धीमी आवाज में बोली, भाभी, मैं अपने मायके अपना हिस्सा लेने नहीं आई हूँ। मैं यह पता लगाने आई हूँ कि मेरे अपने ही घर में मेरे साथ धोखा कौन कर रहा है। सरवरी की बात सुनकर विहानी कुछ क्षण तक बिल्कुल शांत बैठी रही। उसके सामने बैठी ननद की आंखों में डर था, लेकिन उस डर के पीछे किसी अपने के लिए चिंता की भी साफ दिखाई दे रही थी। विहानी ने धीरे से पूछा, दीदी, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई धोखा कर रहा है तो मुझे बताइए। मैं वादा करती हूँ कि बिना आपकी अनुमति के किसी से एक शब्द नहीं कहूंगी। सरवरी ने गहरी सांस ली और बोली, भाभी, मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर मैंने जल्दबाजी में किसी पर शक कर लिया तो हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। विहानी ने कहा, सिर्फ शक के कारण किसी पर आरोप लगाना गलत है, लेकिन शक को हमेशा दबाकर रखना भी सही नहीं। पहले सच का पता लगाइए। सरवरी ने अपने पुराने कपड़े के बैग से एक छोटी सी फाइल निकाली और विहानी के सामने रख दी। फाइल में कुछ बैंक की रसीदें, जमीन से जुड़े कागज और एक पुराने हस्ताक्षर वाला पत्र था। सरवरी ने कहा, ये कागज मुझे 3 महीने पहले मिले थे। इनमें ऐसा लग रहा है कि जैसे पिताजी ने घर की पिछली जमीन किसी के नाम करने की तैयारी की हो, लेकिन पिताजी ने मुझसे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। विहानी ने कागजों को ध्यान से देखा। उसने तुरंत कोई फैसला नहीं सुनाया। वह जानती थी कि कागजों को देखकर केवल शक पैदा किया जा सकता है, सच साबित नहीं। उसने पूछा, दीदी, आपको ये कागज कहाँ मिले? सरवरी ने बताया, मेरे ससुराल में पुराने सामान के साथ एक लिफाफा आया था। उस पर हमारे मायके का पता था। मैंने सोचा शायद गलती से चला गया होगा, लेकिन जब मैंने खोला तो एक कागज मिले। विहानी ने पूछा, फिर आपने पिताजी से सीधे क्यों नहीं पूछा? सरवरी की आंखें झुक गई। उसने कहा,
क्योंकि उस पत्र पर पिताजी के हस्ताक्षर थे। और अगर ये सच में जमीन किसी को देना चाहते हैं तो मैं बीच में आकर उनके फैसले को गलत नहीं कहना चाहती थी। बिहानी ने कागज वापस करते हुए कहा, लेकिन अगर हस्ताक्षर किसी और की ने किए हो तो? सरवरी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। भाभी, आपको ऐसा क्यों लगा? विहानी बोली, क्योंकि पिता अपने बच्चों से चाहे कोई बात छिपाए, लेकिन इतनी बड़ी बात के लिए अचानक ऐसा कागज बनवाना असामान्य है। उसी समय बाहर से विराज की आवाज आई, विहानी, तुम अंदर आओ। दोनों ने तुरंत फाइल छिपा दी। विराज कमरे में आया तो उसने देखा कि दोनों असामान्य रूप से शांत बैठी हैं। उसने पूछा, क्या बात है? दोनों इतनी गंभीर क्यों हैं? सरवरी ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं भैया, बस पुराने कागज देख रही थी। विराज ने हंसते हुए कहा, पुराने कागजों में क्या रखा है? उन्हें देखकर तो मुझे हमेशा नींद आने लगती है। यह कहकर वह चला गया। उसके जाते ही सरवरी ने राहत की सांस ली, लेकिन बिहानी ने गौर किया कि विराज के हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। वह लिफाफा वही था जिस पर बैंक का निशान बना हुआ था। विहानी ने मन ही मन सोचा कि आखिर विराज के पास ऐसा कौन सा कागज है जिसे वह सबसे छिपा कर रख रहा है। दोपहर में यशोधरा ने सरवरी को अपने पास बुलाया। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, तू कुछ परेशान है क्या? तेरी आंखें बता रही है कि मन में कोई बात है। सरवरी ने माँ की तरफ देखा और कुछ क्षण तक चुप रही। वह लगभग सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे पे खड़ी विहानी पर पड़ी। विहानी ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया, जैसे वह उसे जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से रोक रही हो। सरवरी ने माँ से कहा, नहीं माँ, बस यात्रा की थकान है। यशोधरा ने बेटी को गले लगा लिया और बोली, तू चाहे जितना बड़ा हो जाए, माँ से परेशानी छिपाना मत। सरवरी की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया। शाम को बिहानी ने जानबूझकर सबके सामने एक बात छेड़ दी। उसने कहा, पिताजी, आपने कहा था ना कि घर के पुराने कागजों की जांच करवानी है। मैंने सोचा है कि इस बार किसी बाहर वाले को बुलाने के बजाय पहले घर में ही सबके सामने कागज देख लिए जाए। त्रिलोचन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी? विहानी ने सहजता से जवाब दिया, क्योंकि पुरानी चीजों में छोटी सी गलती भी बाद में बड़ी परेशानी बन जाती है। विराज ने तुरंत कहा, भाभी, अभी इसकी क्या जरूरत है? सब ठीक है। विहानी ने मुस्कुराकर कहा, अगर सब ठीक है तो फिर देखने में डर कैसा? यह सुनकर कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सरवरी ने पहली बार अपने भाई की आंखों में घबराहट देखी, लेकिन विहानी ने किसी पर आरोप नहीं लगाया। उसने केवल इतना कहा, मैं चाहती हूँ कि इस घर की कोई भी बात किसी एक व्यक्ति के भरोसे ना रहे। जो कुछ है सबके सामने रहे। रात में जब सब सो गए तो बिहानी ने सरवरी को अपने कमरे में बुलाया। उसने धीरे से कहा, दीदी,
अब हमें किसी पर शक करके नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई देखकर आगे बढ़ना होगा। कल सुबह मैं एक ऐसा काम करूंगी जिससे पता चल जाएगा कि इन कागजों के पीछे असली बात क्या है। सरवरी ने घबराकर पूछा, भाभी, आप क्या करने वाली हैं? विहानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं घर में किसी को कटघरे में खड़ा नहीं करूंगी। मैं बस एक ऐसी बात कहूंगी जिसके बाद असली चेहरा खुद सामने आ जाएगा। जी, अब तीसरे भाग में बिहानी को योजना शुरू होगी, लेकिन वह सीधे किसी पर आरोप नहीं लगाएगी। एक ऐसा मोड़ आएगा जिससे परिवार के अंदर छिपी बात अपने आप बाहर आने लगेगी। अगली सुबह बिहानी ने हमेशा की तरह घर का काम किया, लेकिन उसके मन में रात से ही एक योजना चल रही थी। उसने तय कर लिया था कि सरवरी के बजाय कागजों की सच्चाई पता किए बिना यह किसी पर भरोसा नहीं करेगी और ना ही किसी पर शक करके परिवार में तनाव पैदा करेगी। नाश्ते के बाद जब त्रिलोचन बैठक में अखबार पढ़ रहे थे और यशोधरा पूजा के बाद तुलसी में पानी डाल रही थी, तब बिहानी ने जानबूझकर सबके सामने कहा, पिताजी, कल मैंने पुराने कागज देखे थे। मुझे लगता है कि घर और जमीन के सभी दस्तावेज दोबारा व्यवस्थित करवा लेने चाहिए। त्रिलोचन ने अखबार नीचे रखते हुए पूछा, अचानक तुम्हें इसकी चिंता क्यों हुई? विहानी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि आजकल कागजों में छोटी सी गलती भी सालों की परेशानी बन जाती है। बेहतर होगा कि सब लोग सामने बैठकर एक बार देख ले। विराज ने तुरंत बात काटते हुए कहा, भाभी, इसकी जरूरत नहीं है। पिताजी ने सब संभाल कर रखा है। विहानी ने उसकी तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, अगर सब ठीक है तो फिर जात से परेशानी कैसी? विराज कुछ नहीं बोला। सरवरी दूर बैठी सब सुन रही थी और उसे समझ आ गया कि भाभी अपनी योजना के अनुसार पहला कदम उठा चुकी हैं। थोड़ी देर बाद बिहानी ने एक और बात कही, वैसे पिताजी, मैंने कल एक कागज में देखा कि पुरानी बाग वाली जमीन के बारे में कुछ लिखा हुआ है। क्या वह जमीन अभी भी हमारे नाम पर है? त्रिलोचन ने तुरंत कहा, हाँ, वह जमीन तो हमारे ही नाम है। सरवरी ने यह सुनते ही बिहानी के तरफ देखा, क्योंकि उसी फाइल में उस जमीन से जुड़ा एक दूसरा कागज था जिसमें किसी और के नाम का उल्लेख था। विहानी ने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। उसने केवल इतना पूछा, तो फिर ठीक है पिताजी, मैं आज दोपहर में सारे कागज एक जगह रख दूंगी। दोपहर होते होते विहानी ने एक छोटा सा लिफाफा तैयार किया। उसमें उसने कोई असली दस्तावेज नहीं रखा, बल्कि कुछ खाली कागज रखकर ऊपर से पुराने कागज जैसा आवरण लगा दिया। फिर उसने उसे बैठक की अलमारी में ऐसी जगह रखा जहां घर का कोई भी व्यक्ति आसानी से उसे देख सकता था। सरवरी ने हैरानी से पूछा, भाभी, इसमें क्या है? विहानी ने धीरे से कहा, कुछ नहीं दीदी, बस एक परीक्षा है।
हमें देखना है कि इस घर में किसे किस चीज की सबसे ज्यादा जल्दी है। सरवरी ने घबराकर कहा, अगर किसी को पता चल गया कि आप यह सब जानबूझकर कर रही हैं तो। बिहानी ने जवाब दिया, तभी तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जो निर्दोष होगा उसे इस लिफाफे से कोई मतलब नहीं होगा। शाम को घर का माहौल सामान्य था। कियारा आंगन में खेल रही थी और यशोधरा उसके साथ बैठी थी। विराज अपने कमरे में था। अद्वय फोन पर किसी से बात कर रहा था। बिहानी रसोई में थी और सरवरी चुपचाप सबकी गतिविधियां देख रही थी। लगभग आधे घंटे बाद विराज बैठक से निकलकर तेजी से अपने कमरे की ओर गया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। कुछ देर बाद वह फिर बाहर आया और सीधे उस अलमारी के पास गया जहां बिहानी ने लिफाफा रखा था। उसने चारों तरफ देखा और लिफाफा उठा लिया। सरवरी यह दृश्य देखकर घबरा गई। वह तुरंत बिहानी के पास पहुंची, लेकिन बिहानी ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। उसने कहा, अभी नहीं दीदी, उसे जाने दीजिए। सरवरी ने फुसफुसाकर पूछा, लेकिन भाभी, अगर वही व्यक्ति है तो। विहानी ने कहा, अभी हमने सिर्फ इतना देखा है कि उसे उस लिफाफे में दिलचस्पी है। असली सच अभी बाकी है। विराज अपने कमरे में गया और कुछ देर बाद बाहर आया। उसके हाथ में लिफाफा नहीं था, लेकिन उसी समय उसके फोन पर एक कॉल आया। उसने घर के बाहर जाकर धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैंने कागज देख लिया है, लेकिन अभी बात बिगड़नी नहीं चाहिए। मुझे थोड़ा और समय चाहिए। यह सुनते ही सरवरी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन विहानी ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। रात को सरवरी ने कहा, भाभी, अब तो साफ है कि भैया कुछ छिपा रहे हैं। विहानी ने गंभीर होकर कहा, हाँ, वह कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह हमारे खिलाफ हो। हमें पूरी बात जाननी होगी। तभी विहानी के फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, जिस सच की तलाश आप कर रही हैं वह विराज के पास नहीं, आपके घर के उस व्यक्ति के पास है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं। विहानी ने संदेश पढ़ा और कुछ क्षण तक बिल्कुल स्थिर रह गई। सरवरी ने पूछा, भाभी, क्या हुआ? विहानी ने फोन उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अब यह मामला सिर्फ जमीन के कागजों का नहीं रहा। ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमारे हर कदम पर नजर रख रहा है। यशोधरा के मुंह से उसे मैंने बुलाया था। सुनते ही सरवरी के चेहरे पर हैरानी छा गई। वह अपनी माँ को देखती रह गई और फिर कांपती आवाज में बोली, माँ, आखिर आपने ऐसा क्या छिपाया है जिसकी वजह से मुझे अपने ही घर में किसी अनजान आदमी को देखकर डर लग रहा है। यशोधरा ने कुछ पल तक बेटी को देखा, फिर वह उस आदमी के हाथ से फाइल लेकर बोली, बेटी, तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वह पूरी सच्चाई नहीं है। कुछ महीने पहले तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें लंबे इलाज की सलाह दी थी और खर्चे भी काफी था।
तुम्हारे पिताजी ने फैसला किया कि पुरानी बाग वाली जमीन बेचकर इलाज का इंतजाम किया जाए, लेकिन वह तुम्हें और विराज को बताना नहीं चाहते थे। सरवरी ने हैरानी से कहा, लेकिन माँ, फिर मेरे पास वह कागज कैसे पहुंचा जिसमें जमीन की किसी दूसरे व्यक्ति के नाम दिखाई दे रही थी? इस सवाल पर विराज ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, दीदी, वह गलती मेरी थी। सरवरी ने उसकी ओर देखा तो विराज बोला, पिताजी के इलाज की बात सुनकर मैं घबरा गया था। मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चला कि जमीन बिक रही है तो तुम अपना हिस्सा लेने की बात करोगी। मैं नहीं चाहता था कि इलाज के समय हमारे बीच पैसों की बात आए, इसलिए मैंने असली कागज की जगह एक पुरानी कॉपी अलग रख दी थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वही कागज तुम्हारे हाथ लग जाएगा और तुम समझोगी कि हम तुमसे कुछ छिपा कर तुम्हारा अधिकार खत्म करना चाहते हैं। सरवरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने दुखी होकर कहा, भैया, तुमने मुझसे बात छिपाकर गलती की, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं अपने पिता के इलाज के सामने अपने हिस्से के बारे में सोचूंगी? विराज के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुका लिया। तभी बिहानी आगे बढ़ी और बोली, दीदी, आपकी नाराजगी बिल्कुल सही है, लेकिन अब एक बात मेरी भी सुनिए। उसने वही लिफाफा मेज पर रखा जिसे उसने 2 दिन पहले अलमारी में जानबूझकर रखा था। उसने कहा, इसमें कोई असली दस्तावेज नहीं था। मैंने खाली कागज रखकर सिर्फ यह पता लगाने की कोशिश की थी कि इन कागजों को लेकर किसके मन में सबसे ज्यादा बेचैनी है। विराज ने आश्चर्य से बिहानी की ओर देखा। विहानी ने आगे कहा, जब भैया ने वह लिफाफा उठाया तब मुझे लगा कि शायद वही सब कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन मैंने जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकाला। फिर मैंने 3 अलग अलग बातें 3 अलग लोगों को बताई। मैंने देखना चाहा कि इनमें से कौन सी बात बाहर जाती है। जब आज वह व्यक्ति घर पहुंचा तब मुझे समझ आया कि माँ जी ने भी इस मामले में कुछ किया है, लेकिन अब पता चला कि उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह पिताजी के इलाज के लिए जमीन बेचने की प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से पूरा करना चाहती थी। सरवरी ने माँ की तरफ देखते हुए पूछा, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? यशोधरा की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू अपने ससुराल से परेशान होकर यहाँ आए और यहाँ भी तुझे चिंता मिले। मैं चाहती थी कि जब तक सब ठीक ना हो जाए तू अपने घर में सुखी रहे, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि बात छिपाने से तेरे मन में शक पैदा हो जाएगा। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर त्रिलोचन ने अपनी पत्नी और बच्चों की ओर देखते हुए कहा, गलती हम सबकी है। मैंने बीमारी छिपाई, विराज ने जमीन की बात छिपाई और तुम्हारी माँ ने इलाज की चिंता में तुमसे सच छिपाया। लेकिन इस घर में सबसे समझदारी का काम विहानी ने किया। उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया, बल्कि सच सामने आने का इंतजार किया। सरवरी धीरे धीरे बिहानी के पास आई
और उसे गले लगाकर बोली, भाभी, मैं यहाँ यह सोचकर आई थी कि शायद मेरे अपने लोग मुझसे मेरा हक छीनना चाहते हैं, लेकिन आज समझ आया कि मेरे अपने लोग मेरी चिंता मुझसे भी ज्यादा कर रहे थे। बस हम सबने एक दूसरे से बातें छिपाकर गलती कर दी। बिहानी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, दीदी, घर में सबसे खतरनाक चीज पैसों की कमी नहीं होती, गलत फहमी ही होती है। पैसा फिर आ सकता है, लेकिन अगर भरोसा चला जाए तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। यशोधरा ने बिहानी को अपने पास बुलाकर उसका हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर बोली, बहू, आज से मैं तुझे सिर्फ अपने बेटे की पत्नी नहीं समझूंगी। तूने आज मेरी बेटी को मुझसे दूर होने से बचाया है। मुझे लगता है कि बेटी के मायके का रिश्ता संभालती है, लेकिन आज मेरी बहू ने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। सरवरी मुस्कुराई और बोली, माँ, अब अगली गर्मी की छुट्टियों में मैं मायके आऊंगी तो कोई रहस्य लेकर नहीं आऊंगी। विराज ने हंसते हुए कहा, और मैं भी अपनी बहन से कोई कागज छिपाकर नहीं रखूंगा। सब हंस पड़े। कई दिनों से घर में छाया तनाव उसी पल जैसे खत्म हो गया। सरवरी ने विदा होने से पहले विहानी से कहा, भाभी, इस बार मैं मायके छुट्टियां बिताने आई थी, लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ी सीख लेकर जा रही हूँ। विहानी ने पूछा, क्या? सरवरी ने मुस्कुराकर कहा, अपने घर में सच बोलने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी छिपी बात भी अपनों के बीच बहुत बड़ी दीवार खड़ा कर सकती है। और उस दिन के बाद उस घर में एक नियम बन गया, कोई फैसला किसी एक व्यक्ति की चिंता बनकर नहीं रहेगा। परिवार की हर बड़ी बात परिवार के सामने ही होगी। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई। सरवरी अपने घर लौट गई, लेकिन उसके मायके में उस साल की छुट्टियां एक ऐसी याद छोड़ गई जिसने पूरे परिवार की सोच हमेशा के लिए बदल दी, क्योंकि उस घर को किसी जमीन से नहीं जोड़ा था, उसे एक बहू की समझदारी ने टूटने से बचाया था। तो दोस्तों, एक रही आज की कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।